नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कोविड टीके लगवाने का आग्रह किया। सावधानी बरतने और सुरक्षित रहने के साथ दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र दोहराया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना से लड़ाई में सकारात्मक दृष्टिकोण अनिवार्य और देशवासियों को इसे बनाए रखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने राज्यों से ज्यादा लोगों को केंद्र सरकार के मुफ्त टीकाकरण अभियान का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करने की अपील की। सेवा में लगी नर्सों, एम्बुलेंस चालकों और अन्य कोरोना योद्धाओं की भूमिका की सराहना की। रेलवे अगले 24 घंटे में 140 टन से अधिक तरल ऑक्सीजन पहुंचाएगी। सरकार ने कहा, इस्पात कंपनियां देश में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए बेहतर प्रयास कर रही हैं। देश में अब तक 14 करोड़ 9 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। दिल्ली सरकार ने कोविड रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 7वें चरण में कल के मतदान के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर को 69 रन से हराया। चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स का मैच जारी। समाचार संध्या में अलका सिंह के साथ मैं विशाल शर्मा। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना संकट की इस घड़ी में प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन के महत्व के बारे में जागरूक होना चाहिए। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग निःशुल्क टीका लगवा सकते हैं। कोरोना की इस संकट काल में वैक्सीन की अहमियत सभी को पता चल रही है। इसलिए मेरा आग्रह है कि वैक्सीन को लेकर किसी भी अफवाह में न आए। आप सभी को मालूम भी होगा कि भारत सरकार की तरफ से सभी राज्य सरकारों को फ्री वैक्सीन भेजी गई है, जिसका लाभ 45 साल की उम्र के ऊपर के लोग ले सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 मई से देश में 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि अब कॉरपोरेट सेक्टर और निजी कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को वैक्सीन देने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र का निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम जारी रहेगा। प्रधानमंत्री ने राज्यों से अपील की कि वे अधिक से अधिक लोगों को केंद्र सरकार के निःशुल्क टीकाकरण अभियान का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें। श्री मोदी ने लोगों से आग्रह किया, वैक्सीन लें, सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि वैक्सीन हम सबको लगवाना है और पूरी सावधानी भी रखनी है। दवाई भी कड़ाई भी, इस मंत्र को कभी भी नहीं भूलना है। हम जल्द ही साथ मिलकर इस आपदा से बाहर आएंगे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों को आगे बढ़ाने में पूरी शक्ति से जुटी हुई है और राज्य सरकारें भी पूरी जिम्मेदारी के साथ श्रेष्ठ कार्य करने का प्रयास कर रही हैं। कोविड महामारी पर केंद्रित मन की बात की इस कड़ी में श्री मोदी ने कोरोना योद्धाओं से बातचीत की। प्रधानमंत्री से बातचीत में मुंबई के डॉक्टर शशांक जोशी ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है और कोविड की ये लहर भी गुजर जाएगी। डॉक्टर जोशी ने कहा कि रेमडेसिविर दवा की सीमित भूमिका है और इसे केवल तभी लेना चाहिए जब रोगी अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट पर हो। श्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के डॉक्टर नवीद नजीर शाह से बातचीत की। डॉक्टर शाह ने सलाह दी कि इस समय घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस मौके पे भी हम अगर जो प्रोटेक्टिव मेजर्स अगर उन पे हम अमल करेंगे, जैसे मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर का यूज करना, इसके अलावा फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना या सोशल गैदरिंग्स हमें अवॉइड करें, तो हम अपना रोजमर्रा का काम भी बखूबी निभा सकते हैं और इस बीमारी से प्रोटेक्शन भी पा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने रायपुर के बीआर आम्बेडकर मेडिकल कॉलेज के सिस्टर भावना ध्रुव से बात की।
सिस्टर भावना ने कोरोना योद्धाओं के परिवारों के भय को दूर करने के साथ लोगों के दिलों से भी कोविड का भय दूर करने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु के केसी जिंदल अस्पताल में वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी सिस्टर सुरेखा से बातचीत की। सिस्टर सुरेखा ने कहा कि जल्दी जांच और संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने से मृत्यु दर कम करने में मदद मिली है। श्री मोदी ने कहा कि नर्सिंग स्टाफ की हजारों बहनें और भाई अनुकरणीय ढंग से अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और ये हर किसी को महान प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में सकारात्मक दृष्टिकोण आवश्यक है और प्रत्येक देशवासी को सकारात्मक भाव बनाए रखना चाहिए। श्री मोदी ने एम्बुलेंस ड्राइवर प्रेम वर्मा से बातचीत की। प्रेम वर्मा ने अपने कार्य के बारे में भी बताया। जैसे ही कंट्रोल हमें एक टैब पे कॉल देता है, 102 से जो कॉल आती है, हम मूव करते हैं पेशेंट के पास। हम पेशेंट को जाते हैं उनके पास, तो 2 साल से हम कंटिन्यू कर रहे हैं काम। अपना किट पहन के, ग्लव्स मास्क पहन के पेशेंट को जहां वो ड्रॉप करने के लिए कहते हैं, जो भी हॉस्पिटल में, हम जल्दी से जल्दी उनको ड्रॉप करते हैं। सभी को ये डोज लगवानी चाहिए। अब मुझे मेरी मम्मी कहती है ये नौकरी छोड़ दो। मैंने बोला मम्मी अगर मैं भी नौकरी छोड़ के बैठ जाऊंगा तो सब और पेशेंट को कैसे कौन छोड़ने जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि एम्बुलेंस चालक अपनी जान खतरे में डालकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देशभर के एम्बुलेंस चालकों की सराहना की। श्री मोदी ने गुरुग्राम की प्रीति चतुर्वेदी से बात की, जिन्होंने हाल ही में कोरोना को हराया। सुश्री चतुर्वेदी योगासन और प्राणायाम किया, प्रोटीन युक्त आहार लिया और मानसिक रूप से मजबूत बनी रहीं। जांच में संक्रमण से मुक्त पाए जाने के बाद प्रीति अब भी काढ़ा ले रही हैं और रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के उपाय कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता रात दिन लोगों की सेवा में जुटे हैं। हमारे मेडिकल फील्ड के लोग, फ्रंटलाइन वर्कर्स, दिन रात सेवा कार्यों में लगे हैं। वैसे ही समाज के अन्य लोग भी इस समय पीछे नहीं है। देश एक बार फिर एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। कोई क्वारंटाइन में रह रहे परिवारों के लिए दवा पहुंचा रहा है, कोई सब्जियां, दूध, फल आदि पहुंचा रहा है, कोई एम्बुलेंस की मुफ्त सेवाएं मरीजों को दे रहा है। देश के अलग अलग कोने में इस चुनौतीपूर्ण समय में भी स्वयंसेवी संगठन आगे आकर दूसरों की मदद के लिए जो भी कर सकते हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश एक बार फिर एकजुट होकर कोरोना से लड़ाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार गांव में भी नई जागरूकता दिखाई दे रही है और कोविड नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। गांव के लोग भी खुद को कोरोना से सुरक्षित कर रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रेल अगले 24 घंटे के दौरान 140 टन से अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देगी। रेल मंत्रालय ने कहा है कि फिलहाल 9 टैंकर चल चुके हैं और इनमें से आज रात तक 5 टैंकर लखनऊ पहुंच जाएंगे। झारखंड में बोकारो से चले बाकी 4 टैंकर कल सुबह तक लखनऊ पहुंचेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि अभी तक 150 टन तरल ऑक्सीजन वाले 10 कंटेनर अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंच चुके हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय रेल अभी तक 150 टन के 10 ऑक्सीजन टैंकर पहुंचा चुकी है और 9 टैंकर रास्ते में हैं। उन्होंने कहा कि एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ी 17 टन के 4 टैंकर लेकर छत्तीसगढ़ में रायगढ़ से आज रात दिल्ली के लिए रवाना होगी। भारतीय रेल ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ी चला रहा है जो कोविड-19 के विरुद्ध संघर्ष में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन टैंकर का परिवहन कर रही है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत शर्मा ने कहा कि रेल विभाग इस्पात क्षेत्रों से जीवन रक्षक ऑक्सीजन लेकर जरूरत वाले राज्यों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए इस्पात क्षेत्र हर संभव प्रयास कर रहा है। इस्पात क्षेत्र ने कल 3,470 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन का उत्पादन किया था।
ये उसकी कुल क्षमता से अधिक है। मंत्रालय ने कहा कि अधिकतर संयंत्रों में नाइट्रोजन और एर्गॉन का उत्पादन घटा दिया गया है और केवल ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। देश भर में निजी और सरकारी संयंत्र 24 घंटे तरल चिकित्सा ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि तरल ऑक्सीजन का इस्तेमाल विशेष तौर पर चिकित्सा उद्देश्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। देश में चिकित्सा ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन के उपयोग के संबंध में 9 उद्योगों को दी गई छूट वापस ले ली गई है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासकों को इस संबंध में पत्र लिखा है। श्री भल्ला ने ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों से अधिक उत्पादन करने तथा इसे सरकार को उपलब्ध कराने को कहा है। ये निर्देश अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे। तरल ऑक्सीजन उपलब्ध सारा भंडार भी सरकार को उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिससे इसका चिकित्सा में उपयोग किया जा सके। श्री भल्ला ने कहा कि तरल ऑक्सीजन के उपयोग के संबंध में किसी उद्योग को कोई छूट नहीं दी गई है। सरकार ने सभी बड़े बंदरगाहों को निर्देश दिया है कि वे ऑक्सीजन और इससे संबंधित उपकरणों को लाने ले जाने वाले जहाजों के लिए सभी प्रकार के शुल्क माफ करें। देश में कोविड महामारी के दौरान इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीजन और संबंधित उपकरणों की बढ़ती आवश्यकताओं के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय ने चिकित्सा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन टैंक, ऑक्सीजन बोतलें, पोर्टेबल ऑक्सीजन जनरेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडरों के विनिर्माण के लिए स्टील पाइप और संबंधित उपकरण लाने ले जाने वाले जहाजों को सबसे अधिक प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। ये व्यवस्था 3 महीनों या अगले आदेश तक जारी रहेगी। विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के 99 दिन में ही भारत ने 14 करोड़ 9 लाख से अधिक कोविड टीके लगाकर एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 25,36,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। भारत रिकॉर्ड समय में सबसे तेज गति से 14 करोड़ से अधिक टीके लगाने वाला पहला देश बन गया है। देश में अब तक 11 करोड़ 85 लाख से अधिक लोगों ने पहला टीका लगवा लिया है, जबकि लगभग 2 करोड़ 22 लाख लोग जरूरी दोनों टीके लगवा चुके हैं। देश में कोविड मरीजों में वृद्धि जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान लगभग 3,49,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इस समय 26,82,000 से अधिक रोगियों का उपचार चल रहा है। इस दौरान 2,17,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। हालांकि ठीक होने वालों की दर कम होकर 83.05% हो गई है। देश में अब तक 1 करोड़ 40 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। संक्रमण के सबसे अधिक रोगी अब भी 10 राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात और केरल से हैं। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोरोना संक्रमण ज्यादातर मामलों में एक सामान्य संक्रमण जैसा है। उन्होंने कहा कि 85 से 90% मामलों में ये संक्रमण बुखार, जुकाम, गले में खराश, खांसी और बदन दर्द के रूप में सामने आता है। अधिकतर लोग बिना किसी खास इलाज के और रेमडेसिविर, ऑक्सीजन तथा अन्य दवाई लिए बिना ही ठीक हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मात्र 10 से 15% लोगों को ही गंभीर संक्रमण होगा और उन्हें रेमडेसिविर या अन्य दवाइयों की जरूरत होगी। उन्होंने दोहराया कि रेमडेसिविर दवा कोई जादुई घड़ी नहीं है। ये दवा केवल उन्हीं रोगियों को दी जाती है जो मध्यम से गंभीर संक्रमण से ग्रसित हों और ऑक्सीजन का स्तर 93 से कम हो। निजी अस्पताल मेदांता के अध्यक्ष डॉक्टर नरेश त्रेहन ने कहा कि लोगों को आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी डॉक्टर कोविड-19 के इलाज के बारे में जानते हैं और वे उचित इलाज भी शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि 90% रोगियों को यदि समय पर उचित दवाई दी जाए तो वे घर पर ही ठीक हो सकते हैं। केंद्र सरकार में स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि सरकार संक्रमण का प्रकोप रोकने के लिए हर कदम उठा रही है और लोगों को राहत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को सरकार पर भरोसा रखना चाहिए। सरकार डॉक्टरों, जैव वैज्ञानिकों और महामारी विज्ञानियों को ठोस और वैज्ञानिक सलाह दे रही है। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि उन्हें टीके के बारे में गलत सूचनाओं और अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। श्री कुमार ने कहा कि टीके के गंभीर परिणाम सामने नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि टीका और कोविड मानकों का पालन संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने में मदद करेगा।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर नवनीत विग ने कहा कि अगर लोग अपनी जिम्मेदारी समझें और कोविड मानकों का पालन करें तो देश में अगले 3 सप्ताह में संक्रमित होने की दर 5% से भी नीचे लाई जा सकती है। उन्होंने जिलाधिकारियों से अपने अपने जिले में संक्रमण की दर पर निगाह बनाए रखने को कहा। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कोविड टीके लगवाने का आग्रह किया। सावधानी बरतने और सुरक्षित रहने के साथ दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र दोहराया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना से लड़ाई में सकारात्मक दृष्टिकोण अनिवार्य और देशवासियों को इसे बनाए रखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने राज्यों से ज्यादा लोगों को केंद्र सरकार के मुफ्त टीकाकरण अभियान का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करने की अपील की। सेवा में लगी नर्सों, एम्बुलेंस चालकों और अन्य कोरोना योद्धाओं की भूमिका की सराहना की। रेलवे अगले 24 घंटे में 140 टन से अधिक तरल ऑक्सीजन पहुंचाएगी। सरकार ने कहा, इस्पात कंपनियां देश में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए बेहतर प्रयास कर रही हैं। देश में अब तक 14 करोड़ 9 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। दिल्ली सरकार ने कोविड रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 7वें चरण में कल के मतदान के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 69 रन से हराया। चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स का मैच जारी। राजधानी में कोविड के बढ़ते रोगियों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन को 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। दिल्ली में अब लॉकडाउन अगले सोमवार यानी 3 मई की सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। इससे पहले 6 दिनों के लिए लगाई गई लॉकडाउन की अवधि कल सुबह 5 बजे समाप्त हो रही थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि राजधानी के अंदर तेजी से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए ये लॉकडाउन लगाना बहुत जरूरी हो गया था। दक्षिण दिल्ली के छतरपुर में सरदार पटेल कोविड देखभाल केंद्र और अस्पताल कल सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा। मरीजों की भर्ती के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना होगा। रोगियों को दिल्ली जिला निगरानी अधिकारियों के जरिए भर्ती किया जाएगा और इसमें प्रवेश की किसी को जरूरत नहीं होगी। गृह मंत्रालय ने इस केंद्र के संचालन की जिम्मेदारी भारत तिब्बत सीमा पुलिस को दी है। हिमाचल प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या में तेजी से हो रही वृद्धि के बीच कांगड़ा, ऊना, सोलन और सिरमौर जिलों में 27 अप्रैल से 10 मई तक रात का कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। ये कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया। देश में जारी कोरोना की दूसरी लहर का सबसे बुरा असर महाराष्ट्र पर पड़ा है। इसे देखते हुए तीसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ी आज राज्य में कलंबोली पहुंच रही है। पश्चिमी रेलवे के राजकोट डिवीजन में गुजरात के हापा से पहुंचने वाली इस रेलगाड़ी में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन के 3 टैंकर हैं। प्रत्येक टैंकर में 14 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन है। इससे पहले पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस 20 अप्रैल को विशाखापत्तनम से चलकर 21 अप्रैल को नागपुर पहुंची थी, जिसमें 7 टैंकर थे। रेलवे ने बताया है कि चौथी ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज लखनऊ से रवाना हो रही है। इस बीच अहमदनगर के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र भोसले ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए विशाखापत्तनम से 2 टैंकरों में 34 KL ऑक्सीजन जिले में पहुंच रही है। विशाखापट्टनम से जो ट्रेन आई थी, ट्रेन में 2 टैंकर अहमदनगर के लिए आए थे। एक में 20 KL था, दूसरे में 14 KL था। तो हमको अतिरिक्त 34 KL का हमको अतिरिक्त ऑक्सीजन मिला है। रेगुलरली हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो है 60 KL का रिक्वायरमेंट है। 15 KL का जो रिक्वायरमेंट है वो सिविल के लिए है। 45 KL का रिक्वायरमेंट वो प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए है। अभी हमको एयर लिक्विड से, फिर TNS से और लिंडे से हमको प्राप्त हो रहा है। उसके लिए हमारे पास में एक सेल हमने ओपन किया है और वो हिसाब से डेली जो प्रोडक्शन है वो हिसाब से हम टैंकर बेच के वो सब ऑक्सीजन ला रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि वो राज्य के सभी लोगों को मुफ्त टीके लगाएगी। राज्य मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि 18 से 45 वर्ष के लोगों को सरकारी अस्पतालों में ये टीके मुफ्त लगाए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने आज दोपहर घोषणा की 18 वर्ष से अधिक आयु के अपने सभी नागरिकों को मुफ्त में कोरोना प्रतिबंधक टीकाकरण करेगा। मलिक ने कहा कि इस पहल पर राज्य मंत्रिमंडल के साथ चर्चा की गई है और जल्द ही वैश्विक निविदाएं मांगी जाएंगी ताकि कम कीमत में अच्छी गुणवत्ता का लाभ उठाया जा सके। मलिक ने कहा कि पिछली कैबिनेट बैठक में वैक्सीन के दरों पर चर्चा की गई थी, तब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे समेत मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों ने भी राज्य के लोगों को मुफ्त टीका देने पर सहमति व्यक्त की थी। इस बीच एक अन्य राज्य कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने अपने ट्वीट में कहा कि राज्य की टीकाकरण की आधिकारिक नीति गठित समिति द्वारा घोषित की जाएगी और समाज के सभी वर्गों के लिए एक निष्पक्ष नीति की अपेक्षा से राज्य मंत्रिमंडल इस समिति के सिफारिशों की प्रतीक्षा में है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि राज्य में कोई भी प्राइवेट या सरकारी अस्पताल कोविड रोगियों का उपचार करने से इंकार नहीं कर सकता। राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि वो प्राइवेट अस्पतालों में दाखिल रोगियों के उपचार का खर्च नियमानुसार वहन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोविड की स्थिति की समीक्षा की और कहा कि कोविड रोगियों के लिए ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने के केंद्र सरकार के निर्णय का स्वागत किया। दूसरी ओर इफ्को कंपनी ने भी प्रयागराज में ऑक्सीजन संयंत्र लगाने की घोषणा की है। कंपनी रोगियों को निःशुल्क ऑक्सीजन उपलब्ध कराएगी। केरल में आज एक ही दिन में कोविड के सर्वाधिक 28,469 नए मामले सामने आए। राज्य भर में लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लागू हैं। रेल मंत्रालय ने देश में कोविड संक्रमण के मामले बढ़ने के बीच उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली में कोविड देखभाल कोच स्थापित किए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि देश भर के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर तकरीबन 4,000 कोविड देखभाल कोच बनाए गए हैं। इनमें 64,000 बिस्तर हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इन कोचों में गर्मी के मौसम को देखते हुए कूलर और जूट की चटाई लगाई गई है। इन कोच को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप हल्के संक्रमण के इलाज के लिए प्रयोग किया जा सकता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोरोना संक्रमित हर व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है। लक्षण रहित या हल्के लक्षणों वाले रोगियों को घर पर ही रखा जा सकता है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो कोरोना संक्रमण के बारे में भ्रमित न हों। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि पांडिचेरी विश्वविद्यालय के एक छात्र द्वारा कोविड के उपचार के लिए घरेलू नुस्खा खोजने और इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्वीकृति मिलने का दावा झूठा है। पीआईबी ने एक ट्वीट में कहा कि यह दावा फर्जी है। सरकार ने लोगों से इस गलत सूचना को साझा नहीं करने की अपील की है। सरकार ने कहा है कि कोविड-19 के बारे में सही सूचना के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करना चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 7वें चरण में कल 5 जिलों के 34 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। इन 5 में से 3 जिलों मालदा, मुर्शिदाबाद और दक्षिणी दिनाजपुर की सीमाएं बांग्लादेश से लगती हैं। इस चरण में मतदान के निर्वाचन क्षेत्रों पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर या बबानीपुर 7वें चरण में एक प्रमुख सीट मानी जा रही है। 2 बार यहां से जीतने के बाद इस चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। भवानीपुर से इस बार टीएमसी के वरिष्ठ नेता और ईंधन मंत्री सोबानदेव चट्टोपाध्याय चुनाव लड़ेंगे और उनके खिलाफ बंगाली सिनेमा के जाने माने एक्टर और बीजेपी प्रत्याशी रुद्रनील घोष लड़ रहे हैं। राजबिहारी सीट से बीजेपी के लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर सुब्रता घोष और टीएमसी के देबाशीष कुमार अखाड़े में हैं। उत्तर बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले के बालूरघाट विधानसभा सीट से अर्थशास्त्री और पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अशोक लहरी बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ टीएमसी के शेखर दासगुप्ता और आरएसपी के सुचेता विश्वास प्रत्याशी हैं। राज्य मंत्री फिरहाद हकीम कोलकाता पोर्ट सीट से चुनाव में शामिल हो रहे हैं और बीजेपी के अवध किशोर गुप्ता और कांग्रेस के मोहम्मद मुख्तार पर्दा में हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 7वें चरण में कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। निर्वाचन आयोग ने इस चरण के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 653 कंपनियां तैनात की हैं। बांग्लादेश से लगने वाले 3 सीमावर्ती जिलों मालदा, मुर्शिदाबाद और दक्षिण दिनाजपुर में अन्य 2 जिलों की तुलना में अधिक संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं।
इसका लक्ष्य चुनाव में घुसपैठ की कोशिश रोकना है ताकि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित किया जा सके। पिछले 6 चरणों में विधानसभा की कुल 294 सीटों में से 223 के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। निर्वाचन आयोग ने आज तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इन आरोपों को खारिज कर दिया कि आयोग के कुछ अधिकारी और पर्यवेक्षकों ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। आयोग ने इन आरोपों को आधारहीन और गुमराह करने वाला बताया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी पर्यवेक्षक या मुख्य चुनाव अधिकारी या आयोग के किसी अधिकारी ने किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश नहीं दिया है। 24वें और अंतिम जैन तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती आज मनाई जा रही है। जैन समुदाय के लिए महावीर जयंती का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों, विशेषकर जैन समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भगवान महावीर ने मानवता को अहिंसा, परमो धर्म और जियो और जीने दो जैसे आदर्शों से एक नई राह दिखाई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि भगवान महावीर ने अहिंसा, करुणा और निस्वार्थ भावना के संदेशों के माध्यम से सौहार्द और मानवता की प्रगति का रास्ता दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि भगवान महावीर का जीवन हमें शांति और आत्मसंयम सिखाता है। मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। भगवान महावीर के संदेश हमें तप और आत्मसंयम की प्रेरणा देते हैं। और अब कल के मौसम पूर्वानुमान पर एक नजर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। तापमान 19 और 38 डिग्री के आसपास रह सकता है। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री रहने के आसार हैं। चेन्नई में भी कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे। तापमान 28 और 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। कोलकाता में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है। जम्मू में आसमान साफ रहेगा। तापमान 17 और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। श्रीनगर में भी आसमान आमतौर पर साफ रहने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। लेह में भी आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 0 से 2 डिग्री नीचे और अधिकतम 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। गिलगित में सामान्यतः आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम 27 डिग्री के आसपास रहने के आसार हैं। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। तापमान 12 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। गुवाहाटी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 23 और 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। समाचार कक्ष से मैं शिव प्रकाश मिश्र। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शांतन गोडर मोहन के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री कोविंद ने कहा कि न्यायमूर्ति शांतन गोडर का जाना अत्यंत दुखद है। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 69 रन से हरा दिया है। मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में चेन्नई ने बैंगलोर को जीत के लिए 192 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 20 ओवर में 9 विकेट पर 122 रन ही बना सकी। उधर चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला जारी है। दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ताजा समाचार मिलने तक 11 ओवर में 1 विकेट पर 83 रन बना लिए थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कोविड टीके लगवाने का आग्रह किया। सावधानी बरतने और सुरक्षित रहने के साथ दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र दोहराया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना से लड़ाई में सकारात्मक दृष्टिकोण अनिवार्य और देशवासियों को इसे बनाए रखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने राज्यों से ज्यादा लोगों को केंद्र सरकार के मुफ्त टीकाकरण अभियान का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करने की अपील की। सेवा में लगी नर्सों, एम्बुलेंस चालकों और अन्य कोरोना योद्धाओं की भूमिका की सराहना की। रेलवे अगले 24 घंटे में 140 टन से अधिक तरल ऑक्सीजन पहुंचाएगी। सरकार ने कहा, इस्पात कंपनियां देश में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए बेहतर प्रयास कर रही हैं। देश में अब तक 14 करोड़ 9 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। दिल्ली सरकार ने कोविड रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 7वें चरण में कल के मतदान के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 69 रन से हराया। चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स का मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।